हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों ने 2024 के क्वेश्चन बैंक को पढ़ लिया है। आज हम लोग 2023 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जिन्होंने लास्ट क्लास को नहीं अटेंड किया है तो उनके लिए हमने लास्ट वाले वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए बिंदु 3 बिंदु दिया गया है और तीनों बिंदु कैसा है, एक संरेख्य है। ठीक है। तब आपको बताना है कि के का मान क्या होगा। तो चलिए, ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना करके सॉल्व करिए तो ज्यादा आसान होगा। क्योंकि जब 3 बिंदु संरेख्य हो तो उससे बनने वाला जो क्षेत्रफल है, ट्रायंगल से जो बनने वाला क्षेत्रफल है, वो सारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका शून्य के क्षेत्रफल जो है आपका शून्य हो जाएगा, है ना, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ इस तरीके से, छोटा सा ही फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर ये ए है और ये बी और ये सी। ठीक है। इसका मान दिया गया है आपको 1 1। इसका मान आपको दिया गया है 3 के और ये आपको दिया गया है -1 एंड इससे जो बनने वाला क्षेत्रफल है ये किसके, 0 के बराबर होगा। तो इससे आपको के का मान निकालने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से x1 का मान लिख लीजिए। सर, x1 का मान 1 है। फिर उसके बाद आप x2 का मान लिख लीजिए। तो x2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से x3 का मान, x3 का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से y1 का मान, y1 का मान y2, y2 हो जाएगा आपका k एंड y3 इज 4। ठीक है, ये 3 मान लिख लीजिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप क्या करें, फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है आपका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 x1। जहां x1 है यहाँ पे y1 नहीं होगा, तब लिखेंगे y2 माइनस y3। ठीक है। फिर यहाँ प्लस x2, जहां x2 है तो यहाँ y2 नहीं होगा, तब लिखेंगे y3 माइनस y1। ठीक है। फिर आप लिखिए y3, y3 सॉरी x3 है यहाँ पे तो y3 नहीं होगा, तब लिखेंगे y1 और x सॉरी y2 और ये सभी 0 के बराबर होगा। ठीक है। पूरा का पूरा क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा जब संरेखीय होगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2। ठीक है। x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। y2, y2 आपका क्या है, k। और y3 क्या है आपका, y3 है आपका 4। x2 क्या है आपका, x2 है आपका 3 और ये हो जाएगा 4 - 1। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आपको वैल्यू दिया गया है, सॉरी यहाँ -1 और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही डायरेक्ट कर देते हैं, हो जाएगा -1। और y1 सर 1 है यहाँ पर और y2 आपका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है। ये सभी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या करिए, ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, अंदर बचेगा के। जब इस 1 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा k-4। और यहाँ 4 में से एक गया, बचा 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। और यहाँ -1 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -1 और -1 फिर अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस के, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के हो जाएगा बराबर। फिर आप क्या कर लीजिए, के 2 प्लस में है तो के को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2k। और दो नंबर माइनस में है तो ये -4 और -1 तो 5 हो गया। 5 में से 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, +4 बच जाएगा। ये बच जाएगा आपका 0। चलिए, इसको और आगे बढ़ाते हैं।
तो 2k और ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो बचेगा आपका -4। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका k बराबर, यहाँ माइनस है तो लिखेंगे -2। क्लियर है? आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। पहले इसको रब कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सवाल आपका ट्रीगो का सवाल है। आसान सा सवाल है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके पूछा है, इसीलिए आपको भारी लगता होगा दिखने में। चलिए इसको भी आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध करें। सिद्ध करना है कि कुछ वैल्यू दिया गया है यहाँ पर cos स्क्वायर 10, cos स्क्वायर 20, cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 40, इसी तरीके से लास्ट 80 तक दिया है, और प्रूफ करना है आपको कि ये सारा वैल्यू 4 के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, क्वेश्चन लिख लें, एलएचएस लिख लेते हैं। ये एलएचएस आप लोग के पास क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से एलएचएस लिख लेते हैं। क्या है कि cos स्क्वायर टेन थीटा प्लस cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 30, फिर cos स्क्वायर 40, cos स्क्वायर 50, cos स्क्वायर 60, फिर है cos स्क्वायर 70, फिर है आपका cos स्क्वायर 80। ये 80 तक आपको दिया गया वैल्यू, और इसी को प्रूफ करना है आपको किसके बराबर, 4 के बराबर आपको प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, आपको एक पेयर बनाना है। पेयर कैसा? 90 माइनस थीटा के फॉर्म वाला। 10 और 80 90, 20 और 70 90, 30 और 60 90, 40 और 50 90 का एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। इसी की मदद से आपको आगे सवाल बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हाँ जी, हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर 10 और 80 को हम लोग लिख सकते हैं ना, प्लस cos स्क्वायर 90 -10 इस 80 को, हाँ या ना, लिख सकते हैं, या एक स्टेप और आपका ले ले, है ना। चलिए ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, आपने पेयर बना लिया। पेयर बना लिया कुछ 10 का 80 के साथ, फिर आप एक पेयर बनाएंगे किसका, 20 का 70 के साथ, 20 का 70 के साथ, फिर आप एक पेयर बनाएंगे किसका, 30 का स्क्वायर 60 के साथ। ठीक है, और एक दो पेयर बन गए यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर 40 और कॉस स्क्वायर 50, इनका पेयर बन गया। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो क्या कि कॉस स्क्वायर 10 जैसा है वैसा रहने दो। इसको आप लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस -10, हाँ या ना, इसको लिख सकते हैं ना। फिर इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 20 एज इट इज रहने दीजिए, पहले वाले वैल्यू को, दूसरे को, तो कॉस स्क्वायर 90 में से 20 को घटाएंगे 70 बचेगा, है ना। फिर यहां आ जाइए कि कॉस स्क्वायर 30 को वैसे रहने दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 में से 30 घटा देंगे। ठीक है,
इसी तरीके से 40 और 50 भी बन जाएगा, 40 एज इट इज लिख देंगे और 50 बन जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज दिखेगा क्या, कि साइन स्क्वायर, अब इसको तोड़ दीजिए कि कॉस स्क्वायर, दो वैल्यू नहीं लिखा है, हाँ दो वैल्यू एज इट इज सेम चला जाएगा यहाँ पर। अब ये जैसा है वैसा रहने दीजिए, कॉस 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 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है, साइन थीटा स्क्वायर है, और थीटा की जगह पर 10 तो 10 लिखेंगे। ये एज इट इज जैसा है वैसा उतार दीजिए 20 को, कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह पे 20, फिर कॉस ये जैसा है 30 जैसा है वैसा रहने दीजिए, स्क्वायर 30। ठीक है। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री। ठीक है। फिर इसी तरीके से 40 जैसा होगा वैसा होगा, है ना, और ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 50, 40 40 यहाँ पर थोड़ा सा कट जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कटता होगा, बाकी आप समझ रहे हैं, यहाँ पर भी सिमिलर आएगा वैल्यू। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आया ना। चलिए एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा ना। इसके 1, इससे 1, इससे 1 और इससे भी आपका 1 आ जाएगा। तो ये टोटली कितना आ गया 4, ये आपका क्या है RHS है, तो आप कहेंगे LHS बराबर क्या है RHS है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या था, इधर उधर था वैल्यू, वैल्यू को आपको एक सीरीज में समझाना है, बताना है कि 10 80 90 70 20 90 60 30 90 इस पेयर में लेके आना है। फिर 80 को हमने लिखने का सिर्फ तरीका चेंज कर दिया, 90 में से 10 घटेगा 80 बचेगा। ठीक है, 90 में से 20 घटेगा 70 बचेगा। इसी तरीके से 40 में से 50 घटेगा तो हाँ 85 बचेगा, सॉरी 90 में से 40 घटेगा तो 85 बचेगा। इसी तरीके से सीरीज क्या, फिर ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सारा 1, और यह क्या आ गया 1 4 आ गया। क्लियर है, आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए लास्ट लाइन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, एक बार सवाल उतार लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रिगो का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस का वैल्यू दिया गया है ना, कॉस का वैल्यू जब दिया गया है तो आपको दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो आता है पाइथागोरस, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है कि पाइथागोरस लगाना है, वहां से अगर पी और बी का मान दिया है तो एच का मान निकाल लेंगे, एच और पी दिया है तो वहां से बी का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, या तो आप डायरेक्ट आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वही उसी का यूज करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है आपका कि कॉस ए बराबर 4 बाई, और आपको कॉट ए और साइन ए का मान निकालना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आपने देख लिया होगा। एक बात आप समझिएगा कि यहाँ पे साइन का वैल्यू ये आपको दिया गया है क्या, कॉस का वैल्यू होता है बी बाई एच, इसका मतलब बी का वैल्यू दिया गया है, एच का वैल्यू दिया गया है। साइन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो इसमें दिया नहीं गया है। एक तरीका तो आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, कि हम डायरेक्ट लगाएंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस का क्या कहना था कि जो सबसे बड़ा वाला यानी जो कर्ण है उसका स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही होता है। आपको वैल्यू दिया गया है 5 का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस बी का मान दिया गया है आपको कितना 4। ये लेफ्ट टू राइट आ जाएगा तो आप लिखेगा पी स्क्वायर, सीरीज से ही बता देते हैं तो कंफ्यूजन कहीं क्रिएट ना हो जाए। तो ये आप लिख सकते हैं कि आप 5 का स्क्वायर तो 25, ये 16 है तो लेफ्ट टू राइट आप लिखते हो कि पी स्क्वायर बराबर 16 में से घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और स्क्वायर और ये रूट 9 आ जाएगा तो पी का मान आप जानते हैं कि 3 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है। एक तरीका है आपका कि आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर, ये इस फॉर्मूले से आया साइन स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट टू मैसेज फॉर्म बनाते हैं। चलिए ये भी तरीका आप जानते हैं। फिर आप क्या करोगे, यहां से आपको एक चीज देखने को मिला, इसका वैल्यू दिया गया था और आपने इसके वैल्यू को रखा और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, रूट अंडर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 16/25, 16/25। फिर आप क्या करते हो, रूट अंडर 25 इधर आ जाएगा माइनस 16 और बटे 25, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये हो जाएगा रूट अंडर ऊपर 9 और नीचे 25 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3/5, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने तब देखा क्या कि साइन ए का मान कितना आ गया 3/, सबका मान पता चल गया हमको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है, सर हमें निकालना है कि कॉट कॉट ए प्लस साइन ए क्या होगा, कॉट ए प्लस साइन ए। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा बी ऊपर बी बाई पी हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। इसका मान दिया गया है 4 और इसका मान दे दिया गया है आपको 3। इसका मान आपको दे दिया गया है कितना, पी का मान हमने कितना निकाला, पी का मान 3 निकाला तो 3/5, ठीक है। अब यहाँ क्या करिएगा आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 प्लस 3 और 5 किया 15, आंसर आ जाएगा आपका 27/, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। चलिए दो तरीका है, एक तरीके से आप यहां से पी निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर आप यहाँ साइन में रखिएगा तब साइन आएगा। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट आप साइन से निकाल लेंगे। साइन बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का मान दिया गया है, वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आपका साइन का मान निकल के आ जाएगा 3/5। इसका मतलब ये पी बाई एच हो गया, पी का मान पता चल गया। हमें चाहिए कॉट साइन, कॉट प्लस साइन चाहिए, कॉस का मान बी बाई पी है ना, बी बाई पी बाई बी होता है आपका 10 का, और इसका मान पी बाई एच, वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल आपका चैप्टर 6 का है, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर 6 में लगभग जितना भी सवाल है वो प्रूफ का ही क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको प्रूफ करने ही कह रहा है। सवाल आपके स्क्रीन पर है, एक बार सवाल को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2023 का सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 वाले के लिए 23 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए आप इसके सारे सवाल को उतार के रखिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, और इसको बाद में एग्जाम के टाइम इस सवाल को आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा।
उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा एडी के बड़े भाग बड़े भाग पर ई एक बिंदु है। तो चलिए, जो कह रहा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पर। ये समानांतर चतुर्भुज बन गया। और नीचे कर लेते हैं तो ताकि इसका ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखेगा नहीं। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो यहां से एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे। चलिए, ए बी सी डी, सी और डी। इसके बाद सवाल में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कह रहा है भुजा ए डी से, यानी ए डी से, भुजा ए डी से बड़े भाग पर एक बिंदु एवं बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब यहां से एक पॉइंट आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहां से एक पॉइंट आगे बढ़ेगा और डी बीई बीई यानी ये पॉइंट यहाँ ई होगा, बी से ई। ठीक है, बी से ई मिलेगा, सॉरी, बी से ई मिलेगा, यही कहना चाह रहा सवाल। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी से कह रहा है ई मिलेगा, यही सवाल में कह रहा है। और जो एक बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी यहाँ आपका क्या है, ई है। चलिए, ये जो आपका स्टेटमेंट कह रहा था उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बनाते चलना है। पहले आपने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, कहा डी से एक भाग बढ़ता है एडी से, जो आपका कहा बीई को एफ पर एक बिंदु कट कर रहा है। ठीक है, चलिए, अब आपको सवाल, मेन सवाल पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी ई, ए बी ई यानी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, दूसरा ट्रायंगल है आपका सी एफ ई, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, आपका सर्व सर्वांग सॉरी समरूप है, ये आपको बताना है। चलिए, तो जब भी आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो आप जिस ट्रायंगल में प्रूफ करने के लिए कहा जाता है लिखेंगे हम लोग उसी हिसाब से कि ट्रायंगल किसके बारे में कह रहे हैं, ए बी और ए बी ई, ये ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल सी एफ बी, ट्रायंगल सी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल, जिस जो ट्रायंगल के बारे में कह रहा है उस ट्रायंगल में आपको इंटर कर जाना है। ठीक है, इंटर करने के बाद देखेंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर हो, सम्मुख कोण के कारण। तो लिखेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी के कारण। कोण सी दोनों आपस में बराबर होगा, रीजन क्या होगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के कारण। क्योंकि समांतर, हाँ, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती है, सम्मुख कोण जो होगा वो आपस में बराबर होगा। क्लियर है, इतना बात समझ गए। पहला पॉइंट हमने दिखा दिया कि आप इस ट्रायंगल का ये कोण और इस ट्रायंगल का ये कोण दोनों आपस में बराबर है। एक कोण या एक साइड अगर हम बराबर दिखाने में कामयाब हो गए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी एफ बी ये दोनों क्या है, समरूप है। एक कोण या एक साइड हम लोग इक्वल दिखाना है हमको। तो आप यहां देखिएगा कि ये और ये पैरेलल लाइन है,
है कि नहीं। ये दोनों लाइन ए बी और डी सी पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो इस पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रहा है इस तरीके से। पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन कट करता है तो एक अंतः एकांतर कोण बनता है, अंतः एकांतर कोण बनेगा। उसी तरीके से अंतः एकांतर कोण के कारण ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉरी, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण इस तरीके से आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों कोण बराबर हो जाएगा कोण बी, ये वाला कोण और ये वाला, ये अंतः एकांतर कोण हो गया, कोई दिक्कत। तो जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, बी कोण जो है इस ट्रायंगल का हिस्सा है और एफ कोण जो है इस ट्रायंगल का हिस्सा है, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका समरूप, समरूप है। और उसका रीजन देना पड़ेगा, ऐसे ही हम नहीं कह सकते। हमें लिखना होगा कि एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी सी के, एंगल बी सी के बराबर होगा। रीजन में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर। ठीक है, और लिख दीजिए, अगर ज्यादा क्लियर लिखना है आपको, लिखेगा ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, चलिए एकांतर कोण बनेगा वहां पे। तो जब हम दो पॉइंट दिखाने में कामयाब हो गए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई समरूप है किसके, ट्रायंगल सी एफ बी के। रीजन क्या होगा आपका, एंगल, एंगल के कारण, एंगल, एंगल। बहुत छोटा सा और साधारण सा प्रूफ था, सिर्फ आपको लैंग्वेज घुमा फिरा के पूछता है और मेन इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है फिगर बना पा रहे कि नहीं। फिगर आप सही बना रहे हैं तो आई होप आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाइएगा। क्लियर है, चलिए इसको भी जल्दी से उतार लीजिए। 4 लाइन का क्वेश्चन आंसर है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका त्रिभुज का ही है और ये भी आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। चलिए चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। देखिए समरूप और सर्वांगसम में दो डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है, समरूप कहता है कि एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला, जैसे कोई वृत्त ले लीजिए, सर्कल, देखिए चूड़ी आप लीजिएगा तो कोई एक चूड़ी छोटा और एक चूड़ी बड़ा होगा, तब आप यहाँ पे कहेंगे कि बड़ी चूड़ी और छोटी चूड़ी दोनों आपस में क्या है, समरूप है, एक जैसा दिखने वाला है, दोनों का जो आकार है वो वृत्ताकार है। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्वांगसम की बात करें तो सर्वांगसम कहता है कि शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड है और दूसरा व्हाइट बोर्ड अगर हम लेके आते हैं और इस पर हम रखते हैं तो ये पीछे वाले को क्या करते हैं, ओवरलैप नहीं। लेकिन अगर हम सेम व्हाइट बोर्ड लेके आते हैं और यहाँ रखते हैं और इसका पीछे का एरिया दिख रहा है, तब ये समरूप है। और हम एक और हम बोर्ड लेके आते हैं, उसको अगर हम यहाँ रखते हैं और पीछे का एरिया ना दिखे, तब हम कहेंगे कि पहले वाला जो बोर्ड था दूसरे वाले बोर्ड के क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए शर्त है कि शेप और साइज दोनों का इक्वल होना जरूरी है। समरूप के लिए आपका शर्त है कि शेप और सिर्फ आकार का यानी आकृति का मिलना जरूरी है ना, शेप का मिलना जरूरी है, साइज का मिलना जरूरी नहीं है। इसी पे आपका सवाल है, कह रहा है कि दो त्रिभुज है। चलिए हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज आपका क्या है, एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर या ए बी सी, दो त्रिभुज है ए
बी और सी, और दूसरा एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है। कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है और इसका क्षेत्रफल भी बराबर है। क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे पहले। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है सर, कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है कि ये सर्वांग समरूप है और इससे इससे जो बनने वाला क्षेत्रफल है ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये आपको बुक में पहले से गिवन है। तब हमें सिद्ध करना है। हमें क्या करना है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। समरूप का चिन्ह ऐसा होता है, समरूप है पी क्यू आर के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रमाण प्रमाण प्रूफ, यहाँ पे जो इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, और टू प्रूफ लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रूफ। चलिए, एक चीज हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है, मान लीजिए जैसे हमने माना कि ए बी त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है इन दोनों का अनुपात, क्षेत्रफल पी क्यू आर, इसका अनुपात, इसका जो संगत भुजा होगा इसके वर्ग के बराबर होगा। 2024 के जो हमने क्वेश्चन बैंक पढ़ाया है इसमें एक प्रूफ था कि अगर दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है। ये आपका प्रूफ था, ये हमने 2024 वाले में पढ़ाया है। उसी तरीके से कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसके संगत भुजा ये लाइन इस लाइन का संगत है ना, संगत भुजा के वर्गों के बराबर होगा। किसके वर्गों के बराबर होगा। अगर ये संगत भुजा है तो इसका संगत भुजा ये है, ये भी बराबर होगा ना, पी आर के का स्क्वायर। तो ये भी इसका संगत भुजा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ये आपका प्रूफ करके आपने बताया भी है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो सारा भुजा है इसके भी वर्ग के बराबर, इस संगत भुजा के भी वर्ग के बराबर, तीनों आपस में। ठीक है, आइए अब हम क्या करें। मान लें ऐसा कि ये जो सभी संगत भुजाएं हैं, ये सभी जो संगत भुजाएं हैं ये सभी एक के बराबर है, पी आर का स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर और क्यू आर का होल स्क्वायर, ये सभी एक के बराबर, हम ऐसा मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये सभी के सभी एक के बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू भी एक के बराबर, ये भी एक के बराबर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका मतलब ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर ये भी 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से ए सी का होल स्क्वायर और पी आर का होल स्क्वायर ये भी 1 के बराबर होगा। सिमिलरली बी सी का होल स्क्वायर और क्यू आर का होल स्क्वायर ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए जब ये बराबर है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके वजह से ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा ए
बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू के होल स्क्वायर के। जब इसका स्क्वायर बराबर है तो आप कह सकते हैं कि सर ए बी भी बराबर होगा पी आर के, है ना। जब इन दोनों का स्क्वायर आपस में बराबर है तो बिना स्क्वायर वाला भी बराबर होगा, और ऐसा भी ये दोनों स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो वही बचेगा। ठीक, फिर इसमें आइए, ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो आप कहेंगे कि ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, पी आर स्क्वायर के। पी, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है बिना स्क्वायर वाला। इसी तरीके से सिमिलर ये भी हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर, का मतलब बी। बस यहीं तक तो बात था। अब यहाँ पे बात समझिएगा, दो ट्रायंगल था, दो ट्रायंगल का दो त्रिभुज था, एक भुजा दूसरे के बराबर, एक भुजा दूसरे के बराबर, एक भुजा दूसरे के बराबर, यानी दोनों का जो साइड है, दोनों त्रिभुज का जो साइड है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब इसका शेप भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। अगर शेप और साइज एक जैसा नहीं होता तो दो भुजा आपस में बराबर नहीं होता। ये एबीसी का भुजा है, ये पी क्यू आर त्रिभुज का भुजा है, दोनों भुजा बराबर। ये एबीसी त्रिभुज का भुजा है और ये पी क्यू आर त्रिभुज का भुजा है, ये भी दोनों आपस में बराबर। तब आप कह सकते हैं ना क्या, कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी, साइड 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 के कारण। I hope कि यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बस आपने इतना प्रूफ किया कि सारी भुजाएं बराबर है। अरे जब सारी भुजाएं बराबर है तो साइज दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एबीसी सर्वांगसम है किसके, पी क्यू आर के। क्लियर है। और कसौटी क्या लिखेंगे, साइड साइड साइड। क्लियर है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विड्थ का है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार देखिए। यहां आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से, है ना, तो जब दो स्पर्श रेखा पास होगा तो स्पर्श रेखा के पास आपका एक कोण बनेगा। उसी कोण का आपको क्या करना है, मान निकालना है। ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना है। दो लाइन का। अब आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, हम चले एक वृत्त बना देते हैं। ये वृत्त है, वृत्त से कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर। चलिए ये आती है, ठीक है। दो स्पर्श रेखा गुजर रही है। उससे पहला है किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा पी क्यू आर 130 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा, जीवा होगा तो यहाँ होगा, ये केंद्र होगा, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, यहीं से आपका स्पर्श रेखा के गुजरेगा। तो यहाँ आपका क्या बना रहा है, 130। ये आपका कौन कौन सा जीवा का नाम दिया है, क्यू आर। ये है क्यू और ये है आपका आर, और इसी एंगल का आपको क्या चाहिए। इसमें छोटी सी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि जब दो एक ये कोण और केंद्र पे जो कोण बन रहा है, दोनों का योग जो है 180 के बराबर होता है। तो जो आपको दिया गया है पहले वो लिख लीजिए। दिया गया है गिवन एंगल, इसको ओ मान लीजिए, एंगल क्यू ओ आर बराबर 130 डिग्री।
ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है क्यू पी आर। हमें निकालना है क्यू पी आर बराबर क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि हम इस तरीके से लिखेंगे, हम जानते हैं कि एंगल क्यू आर वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। इसका और इसका जो 180 के बराबर हो जाएगा। इसका मान दिया गया है आपको, क्या दिया गया है? इसका मान दिया गया है आपको 130 डिग्री। इसका मान चाहिए हमें क्यू पी 180, 100 से 100 चला गया, 80 में से 30 गया तो बचा कितना? 50 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर है? दो लाइन का आंसर है यहाँ पर। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि केंद्र पर और स्पर्श रेखा से जो कोण बन रहा है, ये दोनों का जो योग होगा, जो जोड़ होगा, वो 180 के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग लेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास को लंबा करेंगे, फिर आप लोग पूरा लंबा वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये आपका वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है यूक्लिड विभाजन के बारे में पूछ रहा है। यूक्लिड विभाजन की मदद से आपको एचसीएफ है ना, मोसो मोसो आई होप सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक बार हम लोग भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे दो वैल्यू दिया गया है। ठीक है, एक वैल्यू है आपका, इसको मान लेते हैं ये पी है, ये पी है कितना? 12,450। और ये क्यू है और इसकी वैल्यू है आपका 365, 365। ठीक है, ये दो वैल्यू दी गई है। तो आप क्या करिए, पहले देखिए कि कौन बड़ा है। बड़ा ये है और छोटा ये है। ठीक है, तो दोनों का क्या कर लो, दोनों का इसका फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, 12,450 इस तरीके से आप, है ना। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? मोसो चाहिए। सर मोसो कहता क्या है? मोसो कहता है कि अगर दो नंबर है, दोनों का आपने फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाया, तो दोनों में क्या कॉमन है? तो आप देखिएगा दोनों में 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 5। बस इतना छोटा सा आंसर है आपका। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहीं पे अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अगले वीडियो में और भी नए नए क्वेश्चनों के साथ हम लोग मिलेंगे। अभी इसमें बहुत सारा, इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों को बताइएगा, ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।